करके कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कुछ भी दिखा देता है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए समाज में, और ऐसी फिल्मों का भी बहिष्कार होना चाहिए। मारे गए हैं, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि उस मैगज़ीन ने जिस तरह से मोहम्मद साहब का कार्टून पेश किया था वो भी गलत है, क्योंकि इस तरह से किसी के मज़हब के ऊपर कटाक्ष करना ये बर्दाश्त नहीं होता है और ये बर्दाश्त के बाहर है। जिस तरीके से वॉर ऑन टेररिज्म सोचा गया और चलाया गया अमेरिकनों की तरफ से, उसका ऐसा नतीजा होना तब से हमें पता था कि होने वाला है। यानी बोलने की, संगठन करने की, यानी इंसान की आज़ादी का सबसे बड़ा माध्यम मीडिया है। और जिस तरह से उस पर हमला हुआ और जो लोग इस काम में लगे थे उनको जो अंदर घुस करके एक सभी पत्रकारों को गोली छोड़ाया, वैसे घोर निंदा करता है। आतंकवादी घटना है, वो दुखद है। कल भी वो घटना हुई और अभी भी वो घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। नारायण जी, निंदाओं की बात आ रही है, लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल है, अभिव्यक्ति के नाम पर क्या भावनाओं से खेला जा सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, कई बार ऐसा होता है कि अभिव्यक्ति को हथियार बनाकर लोग अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, क्या वो भी ठीक है? जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, वहाँ दायरे की बात आ जाती है। मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि सबसे कमजोर, सबसे क्षणभंगुर धर्म हो गया है। किसी चीज से आहत हो जाता है, किसी बुत परस्ती से टूट जाता है। मैं भगवान मेरी सुरक्षा के लिए, मैं उनकी सुरक्षा के लिए नहीं हूँ। बात बात पे लोग सड़कों पे आ जाते हैं, तो जो हमारा टॉलरेंस का लेवल है वो जानबूझ के कम किया जा रहा है। दोनों जो प्रमुख धर्म भारत के हैं उनमें इस तरह की शक्तियाँ आई है जो उनको लड़ाना चाहती है। और आप बाल ठाकरे खुद एक कार्टूनिस्ट थे, उनकी विधा इसी बात की थी। महाराष्ट्र में कैसे कैसे प्रेस को नहीं पीटा गया है, और कांग्रेस का राज था उस समय, आशीष त्रिवेदी को गिरफ्तार में कार्टूनिस्ट थे। तो कोई पार्टी ऐसी नहीं बची है जो अपनी आलोचना को पसंद कर रही है। आशीष त्रिवेदी का जिक्र किया, मैं असीम त्रिवेदी का भी जिक्र करना चाहूंगा। देश की भावना, एक देश का सिंबल है, उसके साथ खिलवाड़ हुआ, वहां ऐसी परिस्थितियों के साथ क्या किया जाए? महात्मा गांधी की इतनी बड़ी आलोचना होती थी, वो कभी विचलित नहीं होते थे। क्या आलोचना से मेरा किरदार खत्म हो जाएगा? किसी को भी अपनी बात सलीके से कहने का हक है, और अगर आपने गलत कहा है तो हमारा संविधान, क्या वो सिंबॉलिक हो तो फिर जायज है? संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप उसको प्रोसिक्यूट कीजिए, आप उसको सजा दिलवाइए। अगर हम खुद चौराहे पे अदालत लगाने लग जाएंगे तो हमें तालिबान में क्या फर्क रहेगा? जी, हम उनकी बुराई करते हैं ना। बिल्कुल। सुरेश जी, ये एक बड़ी बात है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात आप है। लचीलेपन की भी बात करते हैं और साथ में आप तलखी का भी जिक्र करते हैं। धर्म एक जीने की पद्धति है जो आदमी को सही राह दिखाता है। अगर आदमी धर्म की सीधे व्याख्या करता है, धर्म और उपासना पद्धति दोनों अलग अलग चीज़ हैं। आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य बड़ा है कि हमारी जो उपासना पद्धतियाँ कोई धर्म मान के चलते हैं। हिंदू धर्म एक उपासना पद्धति नहीं है, कई उपासना पद्धतियों को मिलकर हिंदू धर्म बनता है। एक जीवन जीने की पद्धति है, तो पहले तो इसको हमको अंतर करना चाहिए। संघर्ष उपासना पद्धति, एक ईश्वर, एक किताब, उसको मानने वाले लोग, वहाँ संघर्ष है। तो हिंदू धर्म में तो ऐसी अनुमति नहीं है। ऐसा कोई सबको जीने का अधिकार है, ऐसा हिंदू धर्म में कहा है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धर्म से जुड़ा हुआ विषय बिल्कुल नहीं है। धार्मिक आस्थाएं अपनी जगह है, जिनमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब धर्म की बात हो तब फिर अभिव्यक्ति पर कंट्रोल होना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, धर्म को तो अभिव्यक्ति हमारे हिंदू धर्म में, यहाँ संस्कृति ने दिया हुआ है। मैंने पहले बताया आपको, हमारे ब्लड में है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के। हमारे पहले दिन से सिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए धर्म से अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जोड़ा जा रहा है तो गलत है। आज जो एक वक्ता ने जो प्रश्न पूछा है कि आतंकवाद है, आज जो वहाँ फ्रांस में हुआ है वो आतंकवाद है, धर्म की अभिव्यक्ति पे नहीं है। वहाँ विकास का कहाँ रोड़ा था? फ्रांस विकसित देश है, उन्होंने कुछ कार्टून छापा, जो अच्छा लगा बुरा लगा अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ पर आप नहीं जाएंगे। जड़ क्या थी? अगर वो आतंकवादी हमला था, उसकी जड़ पर आप आइए। चार्ली की अगर लगातार बात की जाए, लगातार हमले हुए हैं, किस मसले पर हुए? आपकी बात में सही मानते हो भी, तो न्याय करने का अधिकार का 3 लोगों को है। क्या सजा मिलनी चाहिए? वहाँ का संविधान है, उसके दायरे में लड़ाई लड़ते। न्याय भी आप ही करेंगे, मारने का अधिकार थोड़ी है। अगर दंड क्या मिलेगा? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन ये पेरिस पर तो आप मान रहे हैं, हिंदुस्तान आप नहीं मान। हिंदुस्तान में भी यही होना चाहिए। सभी देश सामने देखें, जितने भी सामने के ऊपर सामने जो भी अभी आया देवी देवताओं की फोटो छाप दी जाती है,
तो वहाँ के जो हिंदू लोग हैं और यहाँ वाले भी उसका प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ जो भी अगर ऐसा प्रोटेस्ट करता है तो अपने संविधान के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान तय करें, पर वो चीज़ तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में हो रही है। आज के दिनों में ये देखने का रहा है, आप मीडिया से कहना चाह रहा हूँ, आज मीडिया भी तीनों ही भूमिका निभाने लगा है। तुरंत निर्णय करता जज की भूमिका आता है, ये भी एक मर्यादा है। मैं वही कह रहा हूं, आ गई ना वो बात, कंट्रोलिंग वाली बात आ गई। मैं इसी सवाल को लेकर जितने भी अभी आपने करीना का पोस्टर दिखाया जी, अगर किसी को लगता है तो कोर्ट में जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें और जिन्होंने किया उनको दंड मिलना चाहिए। हमारा संविधान है वो। भंडारकर लाइब्रेरी को उन्होंने गलत किया है तो उसको गलत करने का अधिकार उसी पद्धति से करो, तो संघर्ष है उसमें जाके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने हिंदू धर्म के ये जो करीना का या लफ्ज जिहाद में जो प्रदर्शन किया कितना सही है, वो न्यायपालिका तय करेगी। मैं वकील नहीं हूँ, न्यायपालिका में जाइए, वो तय करेगी गलत और सही क्या है। जज की भूमिका में हम आ जाते हैं, ये दुर्भाग्य है, ये संघर्ष है यहाँ पर। मैं दोनों बातें आपकी तरफ से आ रही। चलिए सत्यनारायण जी काफी देर से बीकानेर से हमारे साथ बने हुए। सत्यनारायण जी, हाँ सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरे विचार में देखिए, अपने हिंदुस्तान के अंदर संविधान सबसे बड़ी चीज है जी, और विश्व की जहाँ तक बात करें तो विश्व के अंदर भी बहुत धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म भी पूरे विश्व धर्म में फैला हुआ है, पूरे विश्व जगत में जी। आज हिंदुस्तान के अंदर जी हिंदुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद भी फिदा हुसैन साहब ने हिंदुओं की भावनाओं को अभिव्यक्ति किस तरीके से देवी देवताओं की जो तस्वीरों को बना के, बिल्कुल मैं इसी सोच की लगातार चर्चा करता आ रहा हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, क्या कट्टरपंथ जब आ जाता है वहां पर अभिव्यक्ति पर ताला लगाने की बात की जाती है, या फिर व्यावसायिक कारोबारी हितों की बात हो जाती है, राजनीतिक हितों की बात हो जाती है। इसीलिए सबसे बड़ी बात आती है, क्या योगेश्वर जी आपको नहीं लगता इसको आज कलम उठाने से पहले इस बात पर ज्यादा विचार करना होता है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं और कैसा लिख रहे हैं और क्या लिखेंगे? वो पीआरशिप वाली बात ज्यादा आ जाती है, वो डर पैदा हो गया है और वो सेंसरशिप से सवाल खड़े करने लगा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। ये वास्तव में सही है कि आज लिखने से पहले आपको सोचने की स्थिति आ गई और अभिव्यक्ति पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जबकि अगर आप बहुत पहले से देखें, आदिकाल से देखें, तो लिखने पर इस तरह की स्थितियाँ कभी नहीं थी। आज ये हालात हैं, कोई शक नहीं है, और इन हालातों में कई तरह की परिभाषाएं अपने अपने गढ़ ली गई है। अभी यहाँ भी शब्द का प्रयोग हुआ, और भी शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे आतंकवाद। वाद नहीं होता आतंक का, कभी भी नहीं होता। हमने कई गांधीवादियों से बात की, आतंक का कैसा वाद? इसी तरह और भी बहुत से शब्द हैं जिनको गढ़ लिया गया है। जैसे अभी वो लव जिहाद जिन्होंने गढ़ा है, उनके ही बड़े लोगों ने उसे डिस्कार्ड कर दिया है, तो उसे मीडिया को भी, समाज को भी उससे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब उस लव जिहाद को इतना प्रयोग किया जा रहा है कि वो धीरे धीरे वाद का रूप दिखाई देने लगा है। तो जो चीज़ जहाँ जिस लेवल पर होनी चाहिए उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इतनी छूट ले ली गई है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं जाकर जहर बन जाती है। उस जहर को समाज को भुगतना पड़ेगा, वो फिर इसमें भुगता है। बिल्कुल, ये एक वाद वाला जिक्र किया राजीव गुप्ता जी, आपको लगता है ये वाद है जो मूल जड़ में है आज और इस पूरे फसाद की जड़ बन चुका है? वाद तो जब विचार की कोई स्थापना हो जाती है तो वो वाद में परिवर्तित हो जाती है। मेरा मुख्य सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज्ञान के क्षेत्र में नए नए तत्वों को उत्पन्न करती है। ज्ञान के क्षेत्र का विकास होता है, भाषाओं का विकास होता है, हमारे अपने हर चिंतन की शैली का, हमारे व्यवहार का विकास होता है। इसलिए मैं तो ये मान करके चलता हूँ कि अभिव्यक्ति को बिल्कुल कंट्रोल किए जाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपका नवाचार, आपके आविष्कार सब कुछ रुक जाएगा। इतना जरूर है कि जब वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई परिणाम निकल करके आता है, अगर वो आपके अनुकूल नहीं है या बड़े समूह के अनुकूल नहीं है, तो वो अपने आप हाशिए में चला जाएगा, गुम हो जाएगा। उसका इंतजार कीजिए। यहाँ हो क्या रहा है कि वे लोग जो शक्तिशाली हैं, वो शक्तिशाली लोग इन बातों को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। शायद उनको ये लगता है कि उनकी अस्मिता का चूंकि संकट है अभिव्यक्ति के सामने, तो उनको अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए इस प्रकार के व्यवहार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहीं पर वो प्रक्रिया आ जाती जिसे कि हम आतंकवाद। चलिए हसन साहब, आप ये समझा दीजिए, अभिव्यक्ति पर अगर कोई हमला बोलकर इस तरह के कत्लेआम को अंजाम देता है, उन लोगों के लिए क्या सबक हो सकता है और सीख हो सकती है? मेरा ऐसा मानना है कि मैं अभिव्यक्ति का पक्षधर हूँ, चाहे वो चित्रकारिता हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, और चाहे वो फिक्शन राइटिंग हो। उसमें कोई भी बाधा अगर आती है तो इस
21st सेंचुरी के अंदर हम उसका विरोध करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। पर मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप समाज के किसी तबके को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो माइनॉरिटी का आदमी हो, अगर आपने उस समाज को गेटोवाइज कर दिया, एक कोने में बंद कर दिया, उसकी शिक्षा के लिए साधन आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि आप उसके साथ में प्रेजुडिस बिहेवियर करना चाहते हैं, और अगर आपने उसकी रोजी रोटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया या उसको करने नहीं दिया गया तो खाली दिमाग तो शैतान का दिमाग है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिन लोगों ने पेरिस में ये हमला किया है, ये वो लोग हैं जो समाज के टूटे हुए अलग थलग लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। और मैं आज भी मानता हूँ कि धर्म तो एक अफीम है। आज तक हमने नहीं सुना कि धर्म ने किसी समाज का भला किया हो। आपका स्पिरिचुअल एनहांसमेंट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर सड़कें धर्म ने नहीं बनाई हैं, समाज के अंदर प्रेम भाव जो नहीं बना है। और आज हिंदुस्तान में जो देख रहे हैं, ये जो क्लैश हो रहा है, समझदारों को सोचना चाहिए और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पर सरकारों के अंदर ही अगर लफंगे लोग अगर आ जाते हैं तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। जिन्होंने गैर जिम्मेदारी से अपने भाषण दिए हैं, तो उस समाज के अंदर शांति की अपेक्षा करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता जा रहा काम ये। बिल्कुल अहम सवाल है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, फाइनल कमेंट के लिए लौटेंगे, नारायण जी का रुख करेंगे। बने रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है। जो मीडिया पे जो हमला हुआ है, फुल उसे फ्रीडम है मीडिया। इसमें दोनों पक्ष रखे जाते हैं कि जनता के खिलाफ भी होता है ये और जनता के हित में भी होता है। अभिव्यक्ति पर जंग छिड़ चुकी है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी दायरा होना चाहिए, ये सवाल आज हमारा था और इस पर आपकी राय हमें मिली। 65% दर्शक मानते हैं कि दायरा होना चाहिए, 35% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। हम चर्चा कितना भी कर ले, लेकिन जो जनता की बात है मुद्दे पर आती है। मैं इसी पर जानना चाहूँगा, फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगा नारायण जी, कि ये जो सोच है, वोटिंग जो रिजल्ट हमारे सामने, उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है ये डिबेट, क्योंकि जो लंदन का इंटरनेशनल सेफ्टी इंस्टीट्यूट है मीडिया का, उसने भारत को चौथा खतरनाक स्थान बताया पत्रकारों के लिए। इराक, सीरिया, फिलीपाइंस, उसके बाद चौथा स्थान बताया हमें। तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। हम संसार को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हमारे ये हो रहा है। और मकबूल फिदा हसन को आप बहुत गालियां बकते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब रामायण मेले लगाए थे तो वही फिदा हुसैन भगवान राम के चित्र बनाता था वहाँ पे। आप वो अतीत भूल जाते हो उसका। तो एकांगी करके चीज़ों को देख रहे हो। मैंने धर्म के नाम पे लोगों को पालन करते हुए नहीं, लड़ते हुए देखा है। धर्म का पालन करते हुए बहुत मुश्किल से किसी को देखा होगा। तो अभिव्यक्ति को इस तरह से खुद ही आप निर्धारित करेंगे कि हम तय करेंगे तो गलत बात होगी। आपके पास संविधान है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारे पास है, आप उसका सहारा लीजिए। और अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपको देश में रहने का हक नहीं है। आप देश विरोधी हैं, आप राष्ट्र विरोधी हैं। ये जो धारणा बनाई जा रही है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है, जो हमें सिहरन पैदा करती है, हमारे को डर लगाती है। जो नए हुक्मरान आए हैं उनके मिजाज में टॉलरेंस है ही नहीं। 5 साल में 40 तो आरटीआई कार्यकर्ता मारे गए, क्योंकि वो अपनी बात बाहर रखना चाहते थे, इसलिए आपने उसको मार दिया। और फिर हम कहते हैं कि ये आज़ाद मुल्क है। आज इस चर्चा में इतना ही। उम्मीद करेंगे आने वाला कल आपके लिए बेहतर साबित हो। नमस्कार।